नमस्कार, राष्ट्रबोध के जनमंच में आपका स्वागत है। पीछे आप जो एक इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, रुंगटा शिक्षा व्यवसाय जो इंस्टीट्यूट है, रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये संतोष रुंगटा ग्रुप और यहाँ पे इसके बाजू में एक और है R2 करके। इनके बारे में, इनके हालातों के बारे में पूरी मैं जानकारी दूंगा कि किन परिस्थितियों में यहाँ पे कैसे यहाँ पे नियमों को ताक में रखकर लॉकडाउन के दौरान भी और अब भी, ये जबकि पूरा एजुकेशन की प्रक्रिया रुकी हुई है, कहीं पे भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट नहीं चल रहे हैं। एडमिशन के नाम पे जो रिसेप्शनिस्ट थी NP दिव्या, जो लोगों से मिलती थी, उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पे एडमिशन के जो प्रमुख कर्ता धर्ता हैं, ये भी कोरोना पीड़ित है। यानी जान जोखिम में डालकर ये शिक्षा का कारोबार चल रहा है। शिक्षा का बाजारीकरण जो हो रहा है, उस पर मैं आगे कुछ रिपोर्टिंग करूँगा, कुछ लोगों से बात कराऊँगा और तमाम हालातों की आपको जानकारी दूंगा कि आखिर ये रसूखदार, ये प्राइवेट शिक्षा कारोबारी किस तरह से लोगों की जान को खतरे में डालकर शिक्षा का बाजारीकरण करते हुए देश और समाज की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। जैसे मेरे को बताया था कोरोना के कारण बोले आप बंद है। नहीं, आप चले जाइए। जी जी, वो मत फोन करवा दे रहा हूँ, सीधा रोड जाइएगा और रोड खड़ा है, कोर्ट में ही बैठे, कोर्ट में मिल जाएंगे ना, बस ठीक है, कोर्ट में ही बैठे, हम मिल लेते हैं। ओके। एक प्राइवेट कॉलेज में जहां कई कर्मचारियों को कोरोना फैला है, बावजूद इसके एडमिशन का काम चालू है, वो भी लॉकडाउन के दौरान यहाँ एक कर्मचारी की मौत हो गई। बावजूद इसके शासन के नियमों को अंगूठा दिखाते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए, वहाँ एडमिशन का काम चालू है और कोरोना फैलाया जा रहा है। सर हाँ, आ रहा है। तो एडमिशन चालू है? हाँ, चल रहा है। सर आ रहा है। और फार्मेसी कौन है? जी, फार्मेसी वही भांजी है उसी का। तो दोनों का देखो, इंजीनियरिंग कराना है कि फार्मेसी कराना है? बच्ची को करवाना है फार्मेसी, उसको इंजीनियरिंग कराना है। बच्ची को फार्मेसी और बच्चे को इंजीनियरिंग। ऐसा ना? तो अभी उन लोग तो सब लॉकडाउन में खोल के रखे थे ना यहाँ पे। हाँ, लॉकडाउन में खोल के रखा था। लॉकडाउन में खोलने के कारण इससे ज्यादा हुआ होगा। हाँ, ज्यादा हुआ। आप लोग भी अपनी जान की अपनी जान की परवाह कीजिए भैया। ये मालिक लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनका क्या है, ये तो ठीक हो जाएंगे। गरीब आदमी मरता है तो कोई सुनवाई भी नहीं होती। हम लोग ठीक हो जाएंगे, हम लोग का कुछ नहीं होगा। मेरे साथ हैं इस वक्त P अनीता, जो कि कोरोना पीड़ित NP दिव्या की माता हैं। वो दुनिया में नहीं है। मैं आज बात करा रहा हूँ आपकी उस बेबस माँ की कि किन हालातों में उनकी बच्ची की मौत हुई, P अनीता से। अगस्त 30 तारीख को कोरोना का दुर्ग में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका जांच करवाई थी मैं। तो वहाँ पहले नेगेटिव रिपोर्ट दिया गया, फिर तुरंत उसको काट कर पॉजिटिव किया गया था। तो जिसके कारण तो मानसिक रूप से वहीं पे दबाव पे आ गई थी और उसको कोरोना का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं था, माइल्ड करके उसमें रिपोर्ट था। उसको फीवर था और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं था, एकदम सीवियर नहीं था। तो उसके बाद फिर उसे कचांदुर हॉस्पिटल चंदूलाल चंद्राकर लेके गए, जहाँ पर वो एडमिशन, मतलब वहाँ के माहौल को देख के वो बहुत घबरा कर मतलब होम क्वारंटाइन की मांग करी वो। तो मतलब बहुत गंदा था वहाँ का हॉस्पिटल और माहौल, और पूरे पेशेंट इधर उधर घूम रहे थे। उस हालत में वो वहाँ नहीं रहना चाह रही थी। तो उसके बाद वो होम क्वारंटाइन में थी, घर में थी। और ये रुंगटा कॉलेज में रिसेप्शन के साथ साथ ना अभी एडमिशन के सेक्शन में काम कर रही थी वो। तो उस टाइम पे वो जैसे अभी कोरोना काल में घर से ही काम कर रही थी। और फिर कुछ दिन ऐसा हमको जानकारी मिली, जो एडमिशन के प्रमुख है उनको सबसे पहले उनको कोरोना हुआ, उसके बाद स्टाफ के कई अन्य लोगों को हुआ। तो क्या ये कोरोना उनको संक्रमण वहीं से आया, कॉलेज से? सर वो घर और कॉलेज के सिवाय और कहीं नहीं जाती थी वो जी। तो मैं पक्के तौर पर बोल सकती हूँ कि उसे ऑफिस से ही स्प्रेड हुआ था। कॉलेज की तरफ से तो उसको मतलब हमको कुछ सपोर्ट नहीं मिला। आप अकेले संघर्ष कर रही थी, उसके लिए आपके साथ कोई नहीं था, न प्रशासन की ओर से और न ही कॉलेज की ओर से? हाँ जी, 4 तारीख को 4 सितंबर को उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। सवेरे 5:30 बजे उसको तकलीफ़ होना शुरू हुआ और वो मतलब ना जैसे चक्कर वक्कर जैसे आते हैं ना, उस टाइप का हुआ। तो फिर मैं तुरंत
खुद से ऑटो में शंकरा हॉस्पिटल लेके गई थी उसको। मॉर्निंग 6 बजे करीब लेकर गई थी और फिर वार्ड में एडमिट किए थे। वार्ड में एडमिट करने के बाद कोई भी वहाँ पे कोई भी स्टाफ या फिर कोई डॉक्टर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और वो अंदर से मुझको बार बार मतलब सवेरे से लेके शाम तक यही मतलब दोपहर 3:30-4 बजे तक ना यही चलता रहा कि वो खुद से ढूंढ रही थी। बाकी वहाँ के स्टाफ या नर्स या डॉक्टर इस हालत में हाँफते हुए, उसको ऑक्सीजन की कमी होने से आपको मालूम है कि क्या 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 प्रॉब्लम होता है, बहुत तकलीफ़ में इधर उधर ढूंढ रही थी और मुझको कॉल करके बार बार बता रही थी। तो मैं अंदर भागकर मैं खुद गई। मैं भी स्टाफ नर्स रह चुकी हूँ पहले, तो मुझको थोड़ा बहुत जानकारी थी। मैं सीधे अंदर चले गई क्योंकि मैं अपने बच्चे को तकलीफ़ में देखकर मैं बाहर नहीं खड़े हो पा रही थी। तो मैं अंदर भाग कर गई तो वहाँ पे 3 ICU हैं। तीनों ICU में कोई भी अंदर मैं पूरा घूमी, पूरे हॉस्पिटल घूमी हूँ। तीनों ICU में कोई भी स्टाफ या कोई भी नज़र नहीं आया। सब मतलब अपने अपने तरीके से। ICU के अंदर भी इतना बदतर हालत था, पूछिए मत। मैं ये सब देखी हूँ उधर। उसके बाद वो रायपुर किन हालातों में? रायपुर सर, रायपुर जाने के वहाँ पे भी मतलब ये शंकरा में मैं बहुत गुस्से से चिल्लाने लग गई ना, तब 2-3 स्टाफ आए और उसको ICU में शिफ्ट किए थे। उसके बाद फिर मेरी कुछ लोगों से मुझको मदद मिली, जिनमें कलेक्टर सर भी थे। तो उनसे मैं डायरेक्ट कांटेक्ट करके बात कर रही थी। तो वो उनके कॉल के बाद इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट थोड़ा मिलने लग गया वहाँ पे। फिर रात को ही शिफ्ट करने वाले थे। रात को 12:15 साढ़े 12 बजे तक मैं वहीं थी, मतलब रोड पर खड़ी थी मैं। तो 12:30 बजे तक आप वहाँ पे जो कोरोना सेंटर है वहाँ के बाहर खड़ी थी। उसके बाद फिर वहाँ उसके बाद कलेक्टर सर का एडमिशन में ही थी वो। तो कलेक्टर सर का कॉल आया कि आप मतलब मेकाहारा शिफ्ट कर देते हैं करके। करीब 7:30 बजे उसको वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए एक अरेंज किए थे। तो फिर यहाँ से 7:30 बजे यहाँ से शिफ्ट एम्बुलेंस में लेके गया। तो वो अच्छे कंडीशन में थी, बात भी कर रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब नॉर्मल में। जैसे ऐसा क्या हुआ कि फिर ऑक्सीजन लेवल घट रहा था उसका। तो शाम को डॉक्टर से भी बात करी है वो, तो वहाँ पर ये बताया गया कि उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आ गया है ऑक्सीजन पाइपलाइन में। पर वो कोरोना से उसकी डेथ नहीं हुई, आपका कहना है कि टेक्निकल प्रॉब्लम से ही हुई, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला वहाँ पे वेंटिलेशन में। आप मुझे कुछ और बात बता रही थी कि 5 सितंबर को वह बुरा दिन आया जब आपकी बच्ची आपसे जुदा हो गई, दुनिया से चले गई, और उसके 2 दिन के बाद उसके जो लॉक फ़ोन है उसके मोबाइल नंबर पे फ़ोन आता है कि उसको डिस्चार्ज करा लिया जाए, जो दुनिया में नहीं है। ऐसे ही कुछ हालात की जानकारी मुझे हुई, इस बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, उसके डेथ के 2 दिन बाद 7 तारीख को मुझको फ़ोन आया। मुझको याद नहीं है, एक किसी डॉक्टर ने बात किया था। उन्होंने ये बोला कि आप अपने बच्ची को मतलब NP दिव्या को आप डिस्चार्ज हो गया, आकर ले जाइए, ये शब्द था उनका। तो उसके बाद मैं गुस्से में पूछी कि आप फिर से एकदम कंफर्म बताइएगा, आप जो बोल रहे हैं वो सही है क्या करके। तो उसके बावजूद भी फिर दोबारा वही बोले। तो फिर मैं गुस्से में उनको चिल्लाई कि क्या बोलते, पहले आप लोग चेक करिए, मैं 10 मिनट बाद मैं आपको कॉल करूँगी, फिर मुझको ये जवाब दीजिए करके। तो उसके बाद कोई कॉल वगैरह नहीं आया। तो इतनी लापरवाही है कि मतलब उनके डेथ के बाद भी उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये आप बात कर रहे हैं मेकाहारा रायपुर। जी, मेकाहारा रायपुर हॉस्पिटल की बात है ये। तो वहाँ पे ये हुआ। और मेरी बेटी का ना आखिरी 10 मिनट में देखी हूँ सर कि ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम में कहीं भी किसी वेंटिलेशन में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आता है, मैं पहली बार सुनी हूँ। हम आपके दर्द को समझ सकते हैं, आप भी उन हालातों को समझ सकते हैं। सिस्टम में बैठे हुए लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो वो महसूस कर सकते हैं एक माँ का दर्द। वो कॉलेज प्रशासन जो कि अपने एजुकेशन का व्यवसाय करता था, लेकिन उन्हें बचाने की बात तो दूर, उनके लिए मदद के लिए भी आगे नहीं आया। विशेष रूप से मैं यहाँ के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे जी को आभार व्यक्त करूँगा, धन्यवाद दूंगा, जो इस माँ के दर्द के समय वो साथ में खड़े थे, मदद पहुँचाई। हमारे साथ हैं प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट एम्प्लॉय एसोसिएशन के BL महाराणा जी। महाराणा जी बताएंगे कि किन हालातों में दिव्या की मौत हुई, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। क्या चल रहा है कि कोरोना के कारण जब लॉकडाउन लगा हुआ है तब भी उनको काम पे बुलाया गया है?
दिव्या जी जो है 21 अप्रैल से लगातार काम पे जा रही थी और हमें खबर मिली 25 या 26 अगस्त को कि रुंगटा के कैंपस में कम से कम 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसमें संजीव शुक्ला जो वहाँ का एडमिशन देखते हैं और उनके जो साथ में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो सभी पॉजिटिव थे। और जैसे ही हमें ये खबर मिली तो हमने एसोसिएशन की तरफ से उन सोनल रुंगटा और सौरभ रुंगटा को मेल करके ये आग्रह किया था कि आप कम से कम 7 दिनों के लिए कैंपस बंद करें और कैंपस को पूरा सैनिटाइजेशन करने के बाद जो है कर्मचारियों को काम पे बुलाएं। और हमने पहले ये भी आग्रह किया था कि ज़रूरत पड़ने पर ही काम पे कर्मचारियों को बुलाया जाए और आवश्यकता से अधिक जो है कर्मचारी न काम करें। आप वहाँ पे लंबे समय तक कार्यरत थे, आप थोड़ा बताएंगे इस बारे में, आप कितने समय कार्यरत थे और आपने किन परिस्थितियों में वहाँ पे देखा कि कैसे लोगों से काम लिया जाता है? जी, मैं वहाँ पर लगभग 9 साल से कार्यरत था। वहाँ पर मैं मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का HOD था और वहाँ पे काम करने की जो परिस्थिति है बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हम लोग काम कर रहे थे। फरवरी 2018 से वेतन जो है वो नियमित नहीं मिल रहा है। सितंबर 2017 से इन्होंने PF वगैरह जमा करना बंद कर दिया था, जबकि एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी कहती है कि अगर आप बच्चों से फीस ले रहे हैं तो वो पैसा आपको सबसे पहले अपने कर्मचारियों के वेतन के भुगतान में खर्च करना है। तो ये बात एक अचरज की है कि स्टूडेंट की फीस से चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज कैसे खरीदा जा सकता है। खैर वो एक अलग विषय है, जरूर एक गंभीर विषय है, लेकिन जिस महिला की दिव्या की मौत हुई, दिव्या के बारे में कुछ बोलेंगे करके कि किन परिस्थितियों में कैसे हालात थे उसके घर के और क्या? जी, दिव्या जो है अपनी माँ के साथ भिलाई में अकेली रहती है और लगातार 21 अप्रैल से वो काम पे जा रही थी। 27 अगस्त को जब हमने 21 अप्रैल को, तब तो लॉकडाउन था? नहीं, 21 अप्रैल को जब वो लॉकडाउन था उसके बावजूद वो जो है लगातार काम पे जा रही थी। वहाँ पे रिसेप्शन में, अकाउंट्स में, वहाँ पे HR ऑफिस में और एडमिशन सेल में लगातार जो है कर्मचारी जा रहे हैं और काम कर रहे हैं, है ना। अभी जो हमारी जानकारी है कि वहाँ पर 11 से 15 कर्मचारी जो है कोरोना पॉजिटिव थे और उसके बाद भी अभी भी एक भी दिन जो है कैंपस जो है बंद नहीं किया गया है। अभी भी कर्मचारी जा रहे हैं और असुरक्षित हैं। आप किसी का और नाम ले, संजीव शुक्ला, इनके बारे में बताएंगे क्या, ये इनकी क्या भूमिका है और ये भी कोरोना पॉजिटिव बताए गए? जी, संजीव शुक्ला जी वहाँ पर एडमिशन का चार्ज देखते हैं और एडमिशन सेल में उनके साथ लगभग 10 से 12 कर्मचारी हमेशा से कार्यरत रहते हैं और हमारी जानकारी के अनुसार उनके संपर्क में आए कम से कम 6-7 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं। और अच्छा, इन हालातों में कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं। और दिव्या के बारे में जैसा कि आपने सुना कि दिव्या अपनी माँ की बूढ़ी माँ का अकेला सहारा थी जो दुनिया में नहीं रही, और वो अपनी ड्यूटी करते हुए कोरोना संक्रमण काल के दौरान जब लॉकडाउन था, तमाम ऐसे हालात में जहाँ पूरे तमाम स्टूडेंट देश भर से आते हैं और वहाँ एजुकेशन का कारोबार करने वाले रुंगटा ग्रुप की ओर से वो काम करती थी। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो हाथी देख रहे हैं, इस हाथी की आकार की तरह एजुकेशन माफिया और कोरोना संक्रमण, मैं दोनों की समानता के साथ उनकी मैं बातें कह रहा हूँ कि दोनों ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। तमाम ऐसे विपरीत हालात में सिस्टम में बैठे हुए लोग इस वीडियो को अगर ध्यान से देखें और समझें, आज ये दिव्या की मौत नहीं हुई है, ये मानवता की हत्या हुई है और इसकी जांच की जाए। और हम राष्ट्रबोध के जनमंच के माध्यम से उन तमाम एजुकेशन माफिया को ये आगाह कर देना चाहते हैं कि मानवता और इंसानियत के साथ साथ स्टूडेंट का भविष्य भी उनके साथ है। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो सिस्टम में बैठे हुए लोग उन्हें अच्छे से समझा दें। ये पब्लिक है, सब देख रही है, आपका इतना जनमंच है। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी आप सबसे आग्रह करूंगा, इसे सब्सक्राइब कीजिए और हो सकता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए। ज़रूर हम आपके साथ हैं। नमस्कार। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल राष्ट्रबोध और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।